नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेपर हैकर पर। मैं राहुल गंगवार फिजिक्स क्लास NCERT 12 का चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परता घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन आ जाता है 5 नंबर में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परता यानी कि चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के चारों ओर कोई कुंडली घूमती होगी तो हमें उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निगमन करना है। तो ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक कुंडली रखी है जो चारों ओर, ये अक्ष है कुंडली का, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी। तो माना एक कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी गई है। यदि वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूमती हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो माना कोई कुंडली है वो समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूमती हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो आपका कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ई का मान हमें ज़रूरत होगी ई के मान की, तो ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर हो गया आपका फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमने टी के सापेक्ष अपकलन कर दिया, तो अपकलन कर दिया, फाई बी का अपकलन हो जाएगा डी फाई बी अपॉन डी टी, और बी ए को हम ऐसे ही लिख लेंगे। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और ओमेगा का जो अपकलन होगा वो ओमेगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी बराबर वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पर डी फाई बी अपॉन डी टी हमने निकाल लिया था जिसकी वैल्यू ई थी। अब हम इसकी जगह ई लिख सकते हैं, तो ई बराबर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली में एन फेरे हों तो क्या होगा, तो यदि कुंडली में एन फेरे हों तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परता घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपका आता है, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना हो तो हम साइन ओमेगा टी बराबर 1 रख लेते हैं। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना हो तो हम साइन ओमेगा टी बराबर 1 रख लेते हैं। तो ई बराबर, ये आपकी समीकरण है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपकी समीकरण 1 है। अब साइन ओमेगा टी बराबर 1 है तो यहाँ पर इसकी तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ई जीरो करके लिख लेंगे। ई जीरो बराबर, यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई तो ये आपका हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। अब समीकरण 1 से अब ये इसके बराबर है आपका ई जीरो, तो ई बराबर इसकी वैल्यू अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो ई बराबर एन बी ए ओमेगा है आपका ई ओ, तो ई ओ साइन ओमेगा टी लिख देंगे। इसी प्रकार जो प्रेरित वोल्टेज होता है बी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा भी निकाल लेते हैं, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब आपका दिष्ट धारा टॉपिक आता है। दिष्ट धारा यानी कि डीसी। ठीक है, तो वह धारा जिसका मान तथा दिशा, वह धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलता है दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वह धारा जिसका मान
दिशा, वह धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलता है दिष्ट धारा कहलाती है। तो ये दिष्ट धारा का ग्राफ है दोस्तों। तो ये आपका इसी प्रकार चलता जाएगा, इसकी ना दिशा बदल रही है ना इसका मान बदल रहा है समय के सापेक्ष। तो ये आपकी दिष्ट धारा हो गई। अब इसी के अपोजिट आता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट AC। तो ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है, ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी धारा और ये आपकी धारा है, ये धारा का ग्राफ है जो कि अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ है। तो यहाँ पर इसकी दिशा भी बदल रही है समय के साथ और मान भी बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह हमने कोण मान लिया है कोई ओमेगा। तो इसका आयाम, इसका जो होगा शिखर मान वो I0 होगा और ये B0 आपका प्रेरित वोल्टेज होगा। यहाँ पर शिखर मान हो जाएगा और ये आपका प्रेरित वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ समय में इतनी दूरी चली है इसने, और फुल टाइम यानी कि हाफ टाइम में ग्राफ इसका नीचे की ओर होगा और फुल टाइम में ऊपर की ओर। तो I0 जो होगा यहाँ पर धारा का शिखर मान, या हम इसको आयाम भी बोल सकते हैं। I0 को हम धारा का शिखर मान या आयाम भी बोल सकते हैं। अब B0 जो होता है वो वोल्टेज का शिखर मान होता है। तो हमारी समीकरण होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी हम लिख सकते हैं फेज यानी कि कला, जो कि अल्टरनेटिव करंट का फेज होता है वो ओमेगा टी होता है। आवर्तकाल को हम टी से शो करते हैं, जितना आवर्तकाल मतलब जितने समय में धारा चली वो आवर्तकाल होता है। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख लेंगे हम इसको। अब आवृत्ति जो होती है धारा की, आवृत्ति धारा की जो ग्राफ होता है उसका घूमने का, F बराबर 1/T बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर Q/T होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है दोस्तों, F बराबर 1/T बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगी इसकी आवृत्ति का सूत्र। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका है ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, माध्य मान तथा वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है प्रत्यावर्ती धारा अर्ध साइकिल के दौरान, यह हाफ साइकिल अर्ध साइकिल क्या होती है हम यहाँ पर समझ लेते हैं। धारा जब हाफ टाइम में चली तो ये आपकी अर्ध साइकिल हो गई। जब ये पूरी चली गई, फुल टाइम में चली, तो ये आपका ये एक चक्कर पूरा हो गया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक चक्कर पूरा हो गया, यानी कि एक साइकिल पूरी हो गई। यहाँ पर जब यहाँ से धारा चली यहाँ तक आई तो ये आपकी अर्ध साइकिल हो गई, और जब इसने पूरी दूरी चल गई, फुल टाइम में ये आई, तब ये पूर्ण साइकिल हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान दूसरी दिशा में होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में और पूर्ण साइकिल के दौरान दूसरी, यानी कि दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान दूसरी दिशा में होती है। अतः एक साइकिल का औसत मान 0 रहता है, और यही कारण है जब प्रत्यावर्ती धारा को एमीटर में प्रवाहित किया जाता है तो वह शून्य विक्षेप दर्शाता है। ये तो अलग की बात है। जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा को एमीटर में प्रवाहित करते हैं तो शून्य विक्षेप क्यों दर्शाती है, तो यही कारण है क्योंकि साइकिल जब हमारी प्रत्यावर्ती अर्ध साइकिल के दौरान प्रत्यावर्ती धारा जो होती है अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान दूसरी दिशा में होती है, तो इसका औसत मान 0 रह जाता है, और यही कारण होता है कि ये शून्य विक्षेप दर्शाती है। इसलिए धारा का मान जो औसत मान होता है अर्ध साइकिल के लिए ज्ञात करते हैं। इस औसत मान को धारा का माध्य मान भी कहते हैं, और इसी औसत मान को हम धारा का माध्य मान भी कहते हैं।
अब धारा का माध्य मान को हम आई एम से शो कर सकते हैं, बराबर 1/t हाफ में चली गई जो दूरी होगी। अब हम इसको इसके सापेक्ष आई डी टी के सापेक्ष हम समाकलन इसका कर देंगे 0 से लेकर हाफ टाइम तक। तो यहाँ पर हमने कर दिया आई एम बराबर, ये है आपका t बराबर 2π/ओमेगा होता है, इसलिए हमने t की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये सीधा होकर ये हो जाएगा आपका 2 × ω/2π। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से लेकर हमने t हाफ की वैल्यू रख दी तो 2π/ओमेगा और ये है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I0 sin ωt और dt हो जाएगा क्योंकि I की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हम आई एम बराबर ω/φ होता है तो 0 से लेकर φ/ω I sin ωdt। अभी हमने इसका समाकलन नहीं किया है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम I0 को हम बाहर निकाल लेंगे तो आई एम बराबर I0 ω/π लिमिट 0 से लेकर π/ω sin ωt dt हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पर था आपका पाई लिमिट 0 से लेकर ω/π और ये sin ωt dt, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था तो ये आपका हो गया। इस फंक्शन को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे आई एम बराबर I/π। अब जो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है माइनस का कॉज, तो हमने लिख दिया साइन ωt का कॉज ωt। अब ओमेगा का जो फंक्शन बचता है हम उसका अपकलन कर देते हैं। अब ओमेगा का अपकलन हो जाएगा नीचे ओमेगा, तो यहाँ पर 0 से लेकर π/ω आपकी लिमिट हो गई। आई एम बराबर I0/π। अब यहाँ पर हमने ओमेगा की जो है अंदर गुणा कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से कॉज, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी तो यहाँ पर आपका हो गया कॉज ओमेगा π/ω माइनस कॉज ओमेगा इंटू यहाँ पर 0 वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पर हो गया ये 0 वाली लिमिट यहाँ पर रख दी हमने और ओमेगा वाली यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब आपका हो जाएगा आई एम बराबर -I0/π और ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, कॉज पाई का मान -1 होता है और जो कॉज 0 की वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 आया और ये माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2I0/π। ये हो गया IM = 2I0/π, या हम इसको लिख सकते हैं IM बराबर 2I0/π की वैल्यू रख दी हमने 3.14, तो IM = 0.637 I0 हो जाएगा। अब इसका अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, ये तो था आपका औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और ये आपका आएगा वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या करते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अतः एक पूर्ण साइकिल के लिए आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पर √I² बराबर 1/t 0 से लेकर t तक I² dt। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दी हमने, तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो
ओमेगा 2 पाई, लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर हमने आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब यहाँ पर हमने लिख दिया ओमेगा अपॉन 2 पाई, आई स्क्वायर आई जीरो का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, जो आई जीरो का स्क्वायर है, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये मैथ वालों को ही समझ में आएगा किस टाइप से हमने किया है। तो आई जीरो का स्क्वायर 1/2 टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट रखेंगे, पहले तो हमने इसकी गुणा कर ली, 2 दूनी 4 पाई हो गया ओमेगा अपॉन 4 पाई आई जीरो का स्क्वायर। लिमिट रख दी हमने टी की जगह, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा माइनस ये 0 वाली लिमिट तो 0 ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन 4 पाई आई जीरो का स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से ये होता है 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका इसकी साइन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट आई स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 2 दूनी 4 तो होते ही हैं। तो यहाँ पर आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, ये स्क्वायर है तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2। अब आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन 1.414। अब ये आई आर एम एस बराबर हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.707 आई जीरो। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बी आर एम एस बराबर 0.707 बी जीरो होता है, या बी आर एम एस बराबर बी जीरो अपॉन अंडर रूट 2 भी हो सकता है। वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी और औसत मान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब प्रत्यावर्ती धारा परपथ के प्रकार आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परपथ के प्रकार आते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती परपथ का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हमने एक डायग्राम बना लिया है, चित्र बना लिया है। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रतिरोध है, बी बराबर आई आर होता है। बी की वैल्यू रख दी हमने बी जीरो साइन ओमेगा टी बराबर आई आर ऑलरेडी होता है। तो आर हम इसका इस साइड में ले आएंगे, बी जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी बराबर आई हो जाएगा। अब आई जीरो की वैल्यू होती है साइन ओमेगा टी बराबर आई, यहाँ पर बी जीरो अपॉन आर बराबर आई जीरो हो जाएगा, आर बराबर बी जीरो अपॉन आई जीरो हो जाएगा, जो कि प्रत्यावर्ती परपथ का प्रतिरोध है, क्योंकि आई बराबर आई ओ साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और जब परपथ में केवल संधारित्र हो तब क्या होगा, ये तो था जब प्रतिरोध हो तो क्या होगा। अब जब परपथ में केवल संधारित्र हो तो क्या होगा, यानी कि सी सर्किट। तो बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी तो होता ही है आपका। अब सी बराबर क्यू अपॉन बी लिख सकते हैं,
या सी वी बराबर क्यू बी होता है, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बी की वैल्यू रख दी सी बी जीरो साइन ओमेगा टी बराबर क्यू। अब हमने इसका अवकलन कर दिया, साइन का होता है कॉज ओमेगा टी हो जाएगा, सी बी जीरो का होगा नहीं और ओमेगा का ओमेगा होता है बराबर क्यू का जब अवकलन करा तो डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी जीरो 1/ओमेगा सी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं ओमेगा सी को 1/ओमेगा सी साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर आई। हम इस डी क्यू अपॉन डी टी हो गया आपका आई, क्योंकि कॉज ओमेगा टी यानी कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आई जीरो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर आई, ये आपका हो गया किसके लिए, जब परपथ में केवल संधारित्र हो। अब धारतीय प्रतिघात इसका क्या होता है, तो धारतीय प्रतिघात होता है इसका संधारित्र प्रत्यावर्ती परपथ में धारा के मार्ग में अवरोध करता है। जो संधारित्र आपका होता है प्रत्यावर्ती परपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे ओमेगा सी से शो किया जाता है, ओमेगा सी से नहीं एक्स सी से शो किया जाता है। तो एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा। मात्रक इसका हो जाएगा रेडियन इनवर्स, सेकंड इनवर्स और फैराड इनवर्स। जानकारी के लिए, चूंकि एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 होता है और ओमेगा बराबर हम 2 एफ भी लिख सकते हैं, तो एक्स सी बराबर हमने यहाँ पर कर दिया, ओमेगा की वैल्यू रख दी 1/2 एफ सी। अब आ जाए आपका, जब परपथ में केवल स्वप्रेरकत्व या कुंडली हो, जब परपथ में स्वप्रेरकत्व हो, ठीक है, या कुंडली हो, तो ये आपकी कुंडली जोड़ दी और ये आपका प्रेरित वोल्टेज है। B बराबर होता है आपका सूत्र L di अपॉन डी टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। B बराबर सूत्र होता है L di अपॉन डी टी। अब डी टी आपकी यहाँ चली गई और L आपका यहाँ पर आ गया बराबर डी आई हो गया। अब हमने यहाँ पर कर दिया समाकलन, B की वैल्यू रख दी, तो B की वैल्यू हो गई बी जीरो साइन ओमेगा टी और डी टी अपॉन L बराबर डी आई। अब यहाँ पर समाकलन कर देंगे, समाकलन इस टाइप से करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, जो एलसीएम होगा बी जीरो अपॉन एल माइनस कॉज ओमेगा टी बराबर अपॉन ओमेगा, बी जीरो अपॉन एल माइनस कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा बराबर आई। ठीक है, तो इसका समाकलन कर लिया तो आपका समाकलन आया बी जीरो ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर आई। चूंकि इसको माइनस कॉज ओमेगा टी आएगा, क्यों इसका ओमेगा टी माइनस π/2 का जब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर आई, जब कुंडली में, जब परपथ में केवल कुंडली हो। तो ये आपका हो गया बी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि जब इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आपका यही आएगा। तो ये आपका हो गया आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर आई। अब प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती परपथ में कुंडली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, तो इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2πf होती है तो 2πf लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके एलआर परपथ। जब परपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हों, अर्थात एलआर परपथ। तो हमने परपथ कोई ले लिया, सर्किट ले लिया, अब इसमें प्रेरकत्व
और प्रतिरोध को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, वोल्टेज का जो ग्राफ हो जाएगा प्रेरकत्व के साथ, प्रेरित वोल्टेज, कुंडली का प्रेरित वोल्टेज और ये प्रतिरोध का वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं B² बराबर BL² प्लस BR²। ठीक है, तो B² बराबर BL की वैल्यू हो जाएगी IXL, तो हमने लिख दिया B² की वैल्यू लिख दी हमने, तो हो गई आपकी I² XL²। BR² की वैल्यू हो जाएगी आपकी I² R²। यहाँ पर आपका I कॉमन है तो हमने I कॉमन ले लिया, बचा आपका XL का स्क्वायर प्लस R²। B² ये ऑलरेडी है यहाँ पर, B² ये वाला I इसके अपॉन में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा B² अपॉन I² बराबर XL का स्क्वायर प्लस R²। इसको हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, B अपॉन I का होल स्क्वायर बराबर XL का स्क्वायर प्लस R²। B अपॉन I होता है आपका Z², या हम इसको लिख सकते हैं B अपॉन I आपका R होता है और हम R को Z भी लिख सकते हैं, Z² बराबर XL का स्क्वायर प्लस R², जहाँ Z परपथ की प्रतिबाधा है। अब धारा I तथा विभवांतर B के बीच कलांतर संबंध, तो कलांतर संबंध को हम tan phi से शो करते हैं। tan phi यहाँ पर है, tan phi हम इस प्रकार लिख देंगे, आपका होता है लंब बटे आधार, तो आपका लंब यहाँ पर है BL, लंब है आपका VL, आधार है आपका VR, तो tan phi बराबर BL अपॉन BR। tan phi BL की वैल्यू होगी IXL अपॉन IR, BR की वैल्यू IR और BL की वैल्यू IXL, तो tan phi बराबर आ गया आपका I से I कैंसिल हो जाएगा XL अपॉन R। अब आपका अगला आता है जब परपथ में धारिता C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो, तो हम इसके ग्राफ को इस प्रकार से शो कर देंगे, BR प्रतिरोध का वोल्टेज और धारिता का वोल्टेज। ठीक है, इसके बीच फाई जो कलांतर हो जाएगा, ये आपका परपथ है, यहाँ पर प्रतिरोध और धारिता है जुड़ी हुई। ठीक है, संधारित्र यानी कि, तो ये आपका हो जाएगा B² BC² प्लस BR का स्क्वायर। उसी प्रकार कर लेंगे B² BC की वैल्यू होगी IXC, तो यहाँ पर हमने कर दिया I² IXC का स्क्वायर प्लस BR की वैल्यू होगी IR, तो I² R²। B² बराबर I² XC का स्क्वायर प्लस R²। B² अपॉन I² बराबर XC का स्क्वायर, क्योंकि I कॉमन थी हमने I निकाल ली, इसके बटे में कर ली, तो यहाँ पर XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। B अपॉन I का होल स्क्वायर कर लेंगे हम, बराबर XC का स्क्वायर प्लस R²। B अपॉन I इक्वल टू Z होता है, तो Z का स्क्वायर बराबर XC² प्लस R²। तो जब फाई बराबर 0 तो B तथा I समान कला में होंगे, यानी कि फाई का मान जब कोण बनेगा इनके बीच में उसका मान 0 हो तो B तथा I समान कला में होंगे, यानी कि समान फेज में होंगे। जब फाई बराबर 90 हो तो B तथा I एक दूसरे से पश्चगामी होंगे, यानी कि विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो tan फाई बराबर BC अपॉन BR निकाल लेंगे, तो tan फाई बराबर IXC अपॉन IR, I से I कट जाएगा और इसका जो कलांतर निकल के आएगा tan फाई बराबर XC अपॉन R निकल के आएगा। तो ये था जब परपथ में धारिता और प्रतिरोध हो। अब आ जाएगा जब परपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता श्रेणी क्रम में हो। अब हमने कुंडली और धारिता को जोड़ लिया, यानी कि संधारित्र को जोड़ लिया, तो यह आपकी कुंडली है, जोड़ दी हमने। यह आपकी धारिता यानी कि संधारित्र है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा VL माइनस BC, क्योंकि यह है BL का ग्राफ, ये है आपका BL का ग्राफ और ये है BC का ग्राफ। ये पूरा BL का ग्राफ है, हमें इतना चाहिए तो BL माइनस BC हो जाएगा। तो B बराबर BL माइनस BC
v बराबर आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, वी बराबर आई यहाँ से कॉमन ले ली, एक्स एल माइनस एक्स सी, वी अपॉन आई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी, जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है वैद्युत अनुनाद तथा अनुनादी प्रवृत्ति। तो जब एलसी परपथ में प्रतिबाधा जेड का मान 0 हो जाए तो ऐसे परपथ को वैद्युत अनुनाद परपथ कहते हैं। इस परपथ में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। अनुनादी परपथ में जेड बराबर 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमने एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर 0 लिख दिया इस समीकरण से। अब हो गया आपका एक्स एल बराबर एक्स सी। एक्स एल का मतलब होता है ओमेगा एल और एक्स सी का मतलब होता है 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, ओमेगा की ओमेगा से गुणा हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 एल सी हो जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो यहाँ पर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर हो गया बराबर 1 एल सी। स्क्वायर खोल देंगे हम, यह आपका ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर बराबर 1 एल सी। स्क्वायर खोल देंगे हम तो 2 का 4 होता है, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ का एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 एल सी। ठीक है, अब हम एफ जो 4 पाई स्क्वायर होगा वो हम इस यहाँ पर ले आएंगे फिर से। तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी हो गया। एफ बराबर अंडर रूट हो जाएगा, जब हम स्क्वायर को यहाँ पर लाएंगे तो 4 का 2 होता है, पाई का पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा और ये अंडर रूट में एल सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जो मैंने पिछले पढ़ाए हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जब LCR परिपथ यानी कि तीनों हों, आपके कुंडली भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, तो ये आपका हो जाएगा LCR परपथ, जो कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। BL ये कुंडली का ग्राफ होगा, ये संधारित्र का ग्राफ होगा, यानी कि ये संधारित्र का वोल्टेज होगा, ये कुंडली का वोल्टेज होगा और ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसका जो कि पूरे सिस्टम का जो वोल्टेज होगा वो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा BL माइनस BC, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर BR का स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I यहाँ से कॉमन ले ली हमने, XL I स्क्वायर हो जाएगा कॉमन लेने पर, I स्क्वायर कॉमन ले लिया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। B स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर कर देंगे हम। ये आपका B अपॉन I बराबर Z स्क्वायर होता है, B ये हो जाएगा होल B अपॉन I बराबर Z होता है, तो ये होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका Z स्क्वायर हो जाएगा बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। अब इसका कलांतर कैसे निकालेंगे, तो tan फाई बराबर BL माइनस BC होगा। इस प्रकार से देख लेंगे दोस्तों, लंब बटे आधार होता है तो BL माइनस BC होगा अपॉन BR हो जाएगा। तो tan फाई बराबर IXL माइनस IXC अपॉन IR हो जाएगा। tan फाई बराबर I कॉमन ले ली हमने, XL माइनस XC हो गया, I से I कैंसिल हो जाएगा तो आपका XL माइनस XC अपॉन R हो गया। तो आपका tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R हो गया। यह आपका कलांतर हो गया। हम दोस्तों इसकी सहायता से हम सभी परपथों के लिए निकाल सकते हैं। हम LR परपथों के लिए भी निकाल सकते हैं, LC परपथ के लिए भी निकाल सकते हैं और CR परपथ के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो LR परपथ हो गया आपका, LR परपथ का जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा इसका कालांतर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एलसी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी, जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। अब सी आर परपथ के लिए हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो tan फाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्सी अपॉन tan फाई बराबर हो जाएगा आपका एक्सी अपॉन आर, या tan फाई बराबर हम इसको लिख सकते हैं, हाँ ये माइनस भी लिख सकते हैं हम, प्लस भी लिख सकते हैं। tan फाई बराबर एक्सी अपॉन आर, इसका कलांतर हो जाएगा tan फाई बराबर अनंत होता है तो फाई की वैल्यू यहाँ पर 90 हो जाएगी, कलांतर इसका निकलेगा नहीं। अब आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा परपथ में शक्ति यानी कि सामर्थ्य। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में शक्ति यानी कि सामर्थ्य। तो प्रत्यावर्ती धारा परपथ के विभवांतर, प्रत्यावर्ती धारा परपथ के विभवांतर और धारा के गुणनफल को प्रत्यावर्ती धारा परपथ की शक्ति कहते हैं। तो B बराबर आपका होता है V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। जो शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर IB होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। अब जो शक्ति का दूसरा सूत्र होता है, शक्ति जो होती है यानी कि समय के सापेक्ष जो समय के साथ जो कार्य किया जाता है वो आपका शक्ति कहलाता है। तो P बराबर W अपॉन टी भी हो जाएगा, W की वैल्यू BQ अपॉन टी होती है बराबर, तो P बराबर BI भी लिख सकते हैं हम इसको। तो P बराबर IB आपका सूत्र होता है, यहाँ पर हमने क्रम से वैल्यू रख दी, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, तो V0 साइन, यहाँ पर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की गुणा हो जाएगी तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आपका हो जाएगा V0 इंटू I0। तो टोटल आपकी जो समीकरण आएगी P बराबर V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान रख देंगे हम, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो 1/2 होता है। तो औसत शक्ति जो हो जाएगी P बराबर V0 इंटू I0 अपॉन 2 होती है। हमने क्योंकि साइन स्क्वायर का औसत मान रख दिया साइन ओमेगा टी का 1/2 हो गया। तो P बराबर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं V0 अंडर रूट 2 इंटू I0 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 को हमने अंडर रूट में तोड़ लिया, अंडर रूट 2 की और अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा बाद में। तो P बराबर BRMS और IRMS भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा परपथ में शक्ति। अब आपका अगला टॉपिक आ जाता है जब परपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरक तो हों तो परपथ की शक्ति का व्यंजक। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि P बराबर IB तो होता ही है, तो P बराबर B की वैल्यू रख दी B0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो P बराबर B0 I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर हमने साइन का सूत्र खोल लिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। P बराबर B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हमने साइन की गुणा कर दी अंदर, और कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और आपका हो जाएगा साइन फाई। औसत शक्ति जो होती है P बार बराबर B0 I0 कॉस फाई बराबर B0 I0 कॉस फाई अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर B0 हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं B0 अपॉन अंडर रूट 2 I0 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर BRMS IRMS कॉस फाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने 1/2 इसका औसत मान रख दिया था
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, इसमें भी औसत मान रख दिया था, इसलिए आपका cos φ/2 हो गया। तो ये तो था आपका जब परपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व हो तो परपथ की शक्ति का व्यंजक, यही आपका निकल के आएगा Vrms Irms cos φ। अब आपका टॉपिक आ जाता है शक्ति गुणांक cos φ यानी कि, तो tan φ बराबर होता है आपका, tan φ बराबर होता है आपका ओमेगा L/R, LR सर्किट के लिए, और cos φ बराबर होता है R/R² प्लस ओमेगा L², इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो cos φ बराबर हो जाएगा आपका R/Z, क्योंकि ये Z की वैल्यू होती है। तो किसी परपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी कि किसी परपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। किसी भी परपथ के, यानी कि किसी भी परपथ का जो प्रतिरोध होगा और उसकी प्रतिबाधा होगी, उसके अनुपात को ही हम शक्ति गुणांक कहेंगे। यदि CR परपथ हो तो आपका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो cos φ बराबर R/R² प्लस XG का स्क्वायर हो जाएगा, √R² प्लस X² C हो जाएगा। तो यह आपकी XC की वैल्यू जो होती है बराबर 1/ωc होती है। तो यह आपका CR परपथ के लिए हो जाएगा। जब परपथ में LC हो तो cos φ आपका 0 हो जाएगा, जो शक्ति गुणांक होगा। जब परपथ में LCR हो तो cos φ बराबर R/Z की जो वैल्यू होगी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक। अब आपका अगला टॉपिक आता है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है, तो जिस परपथ की शक्ति 0 होती है तो उसमें बहने वाली धारा आपकी वाटहीन धारा कहलाती है। जिस परपथ की शक्ति 0 होती है तो उसमें बहने वाली धारा आपकी वाटहीन धारा कहलाती है। अब परपथ की शक्ति तब ही 0 होती है जब प्रतिरोध अथवा प्रेरकत्व अथवा धारिता शून्य हो, यानी कि सभी प्रकार से शक्ति 0 तभी होती है जब प्रतिरोध अथवा प्रेरकत्व अथवा धारिता शून्य हो। इसीलिए आपका वाटहीन धारा के अंतर्गत जो आपकी शक्ति होगी वो शून्य होगी, ठीक है। तो अब आपका आता है श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परपथ। अब हम LCR के लिए अनुनादी परपथ निकालेंगे। तो LCR परपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब LCR परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब अनुनादी परपथ वह परपथ कहलाता है जिसमें XL बराबर XC हो। तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हमने लिख लिया। तो XL बराबर XC हो, अर्थात ओमेगा L बराबर 1/ωc। यहाँ पर ओमेगा हम यहाँ पर ले आएंगे, ω² बराबर 1/LC, ठीक है। तो 4π² f² बराबर 1/LC। यहाँ पर 4π को हम फिर से यहाँ पे ले आएंगे तो f² बराबर 1/LC 4π² हो जाएगा। तो f बराबर 1/2π √LC हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका LCR के लिए अनुनादी होगा। तो अब आपका टॉपिक आता है श्रेणीबद्ध अनुनादी परपथ की विशेषताएं। तो श्रेणीबद्ध अनुनादी परपथ की विशेषताएं जो कि होती हैं निम्नलिखित होती हैं। इसमें V तथा I समान कला में होते हैं। V तथा I जो होते हैं विभवांतर तथा धारा जो होती हैं वो एक फेज में होती हैं, ठीक है। इसमें प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और ये R के बराबर होती है। जो प्रतिबाधा होती है वो आपकी Z के बराबर होती है, यानी कि न्यूनतम होती है, कम होती है। और तीसरा जो आ जाता है अनुनादी परपथ में धारा का अधिकतम मान उसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी कि जो धारा का जो अधिक से अधिक मान होगा वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई श्रेणीबद्ध अनुनादी परपथ की विशेषताएं। अब आपका अगला टॉपिक आता है प्रवेशता।
तो प्रवेशता क्या होगा, तो किसी परपथ की प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम प्रवेशता कहते हैं। यानी कि जो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होगा वो आपका प्रवेशता कहलाएगा। इसका मात्रक इसको हम एन इनवर्स या इसका मात्रक एन इनवर्स या साइमन होता है। ठीक है, तो प्रवेशता बराबर 1 प्रतिबाधा बराबर 1/z, इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन भी होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका ओम इनवर्स था, तो प्रवेशता बराबर 1 प्रतिबाधा बराबर 1/z, प्रतिबाधा को हम z से शो करते हैं, मात्रक इसका होगा ओम इनवर्स या साइमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी श्रेणीबद्ध अनुनादी परपथ की विशेषताएं। अब आपका अगला टॉपिक आता है प्रवेशता। तो किसी परपथ की प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम प्रवेशता कहते हैं। यानी कि जो प्रतिबाधा होती है किसी परपथ की, उसके व्युत्क्रम को हम ही प्रवेशता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। तो प्रवेशता का जो सूत्र हो जाएगा 1 प्रतिबाधा, इसको 1/z भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम इनवर्स या साइमन हो जाएगा। अब आपका टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर आपका होता है, जो ट्रांसफार्मर जो सिस्टम होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्रत्यावर्ती के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है। अब बात आती है ट्रांसफार्मर होते कितने प्रकार के हैं। तो ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो विभव का मान घटा दे, और यह आपका कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो क्रम से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर आता है जो आपका आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो विभव का मान घटा दे आपका अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब आता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो विभव का मान बढ़ा दे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी के साथ लगाया जाता है और डीसी के साथ नहीं लगाया जाता, ये बात हमें याद रखनी है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट के साथ ही लगाया जाता है, डीसी के साथ नहीं लगाया जाता है। अब आपका अगला टॉपिक आता है, वो आता है ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है। ये बात तो हमें याद रखने लायक है कि ट्रांसफार्मर जो आता है हमेशा अल्टरनेटिव करंट के साथ यूज में आता है, डीसी करंट के साथ यूज में नहीं आता है। अब ट्रांसफार्मर की जो संरचना हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी इस प्रकार से। ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, इसमें 2 कुंडली जुड़ी हुई हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ये आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर है। उच्चाई ट्रांसफार्मर ही हम यूज में लाते हैं ज़्यादातर। और ये आपकी पटलित लोह क्रोड है, ये आपकी लोहे की कोई क्रोड है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये आपका दोस्तों। ये आपकी जो है प्राइमरी कॉइल होगी, आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी, यानी कि हिंदी में हम इसको कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ये कोई एसी करंट यानी कि मेन धारा है। तो संरचना पढ़ लेते हैं थ्योरी वाइज हम। तो इसमें नरम लोहे की पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, सही है। तो इस लोहे की क्रोड पर तांबे के तार की 2 अलग अलग कुंडलियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें नरम लोहे की पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। अब इस लोहे की क्रोड पर तांबे के तार की 2 अलग अलग कुंडलियां होती हैं। इनमें से एक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम व दूसरी कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक होती है। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। यानी कि जिस कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम होती है वो आपकी प्राथमिक कुंडली कहलाती है, और जिस कुंडली में तार के फेरों की संख्या ज़्यादा होती है वो आपकी द्वितीय कुंडली कहलाती है। जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसमें विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और अन्योन्य प्रेरण में
ये होता है कि जब हम किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे होता है, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। माना प्राथमिक कुंडली पर लगाया गया विद्युत वाहक बल EP होगा, EP यानी कि प्राइमरी कुंडली का जो विद्युत वाहक बल होगा, और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES होगा, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा सेकेंडरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि E बराबर, यह आपका फैराडे का नियम है, फैराडे के नियम से लिख दिया हमने, E बराबर -N/d∅/dt। प्राथमिक कुंडली के लिए आपका हो जाएगा EP बराबर -Np/d∅/dt। यह आपका हो गया यदि E बराबर -N/d∅/dt हो, फैराडे का नियम यहाँ पे लागू हो गया। प्राथमिक कुंडली के नियम प्राथमिक कुंडली के लिए हम लिख सकते हैं EP बराबर -Np/d∅/dt। अब सेकंड कुंडली के लिए लिखेंगे तो ES बराबर -NS/d∅/dt। तो यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो ये ES/EP बराबर NS/NP हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसको BS/BP बराबर ES/EP बराबर NS/NP बराबर R, जहां R ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात है, जहां R जो है आपका परिणमन अनुपात है। ठीक है, तो ये आपका हो गया R ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। ये आपका सूत्र हो गया BS/BP बराबर ES/EP बराबर NS/NP बराबर R। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात आपका 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से कम होता है। हमेशा याद रखने की बात है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात जो आपका निकल के आएगा वो 1 से अधिक होगा और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से कम होगा। यदि प्राथमिक कुंडली IP धारा और द्वितीय कुंडली में IS धारा प्रवाहित हो तो ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय ना हो, और ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय ना हो तो द्वितीय कुंडली की शक्ति प्राथमिक कुंडली की शक्ति के बराबर होगी। तो द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर हो जाएगा प्रथम कुंडली की शक्ति। तो BS इंटू IS बराबर BP इंटू IP। ये हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, PS बराबर PP। तो P बराबर IB होता है तो BS IS हो जाएगा बराबर BP IP। BS/BP बराबर IP/IS बराबर ES/EP बराबर NS/NP बराबर हम R लिख सकते हैं। तो ये था आपका कुंडली की शक्ति। ठीक है, अब आपका आ जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से शो करते हैं। तो आउटपुट और इनपुट, ठीक है, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही हम जो होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो ईटा बराबर निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ईटा बराबर BS/IS भी लिख सकते हैं, BS/IS अपॉन BP/IP, या हम लिख सकते हैं ईटा बराबर PS/PP, या ईटा बराबर हम लिख सकते हैं PS/PP। आपका आता है आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% हो, यानी कि जिसकी दक्षता 100% हो तो वो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। परंतु कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता, यानी कि आधुनिक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो 100% से कम होगी। तो आधुनिक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो आपकी 90% होती है, यानी कि 90% होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता। तो
अगला टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। तो इसकी कुंडलियां तांबे से बनी होती हैं जो ऊर्जा की हानि सबसे अधिक करते हैं। इसकी कुंडलियां तांबे से बनी होती हैं जो ऊर्जा की हानि सबसे अधिक करती है। और ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिससे ऊष्मा की हानि होती है। अगला जो होता है ट्रांसफार्मर में फ्लक्स परिवर्तन होता है जिससे ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि इस प्रकार से हो सकती है। अब एसी की डीसी से तुलना, अल्टरनेटिव करंट की डायरेक्ट करंट से तुलना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा से तुलना। तो एसी को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, एसी डीसी की तुलना में अधिक खतरनाक है। और तीसरा जो हो जाएगा, एसी विद्युत मोटर आदि जैसे यंत्रों को आसानी से संचालित कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका एसी और डीसी से, एसी की डीसी से तुलना। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट की डायरेक्ट करंट से तुलना, प्रत्यावर्ती धारा की तुलना दिष्ट धारा से। अब आपका आ जाता है जनरेटर, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो इस प्रकार से है। ये दो चुंबक रखी हुई हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है आपका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके बीच में कोई कुंडली रख दी हमने ABCD। ये आपके सर्पी वलय हो जाएंगे, कार्बन के ब्रुश हो जाएंगे आपके। हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया तो आपका ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसका चित्र हो गया। अब संरचना जो होती है, इसमें दो शक्तिशाली स्थायी चुंबक N और S होते हैं। इनके बीच नर्म लोहे की क्रोड जिस पर तांबे के तार के फेरे होते हैं से बनी एक कुंडली रखी जाती है जिसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। यह आर्मेचर सर्पी वलय और कार्बन के दो ब्रुश से जुड़ी होती है। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमना प्रारंभ करता है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हुए गति करता है जिससे आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है जो दोनों ब्रशों की सहायता से बाह्य परपथ में प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी कि जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमना प्रारंभ करती है, जब आर्मेचर कुंडली जो होती है वो चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमना प्रारंभ करती है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हुए गति करती है जिससे आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है जो दोनों ब्रशों की सहायता से बाह्य परपथ में प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो क्लोज होता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए पहुंचने से पहले। ठीक है, धन्यवाद।